हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। संडे स्पेशल क्लास है अपनी आज की। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास उन खास स्टूडेंट्स के लिए है जो द हिंदू एडिटोरियल रीडिंग के दौरान स्ट्रगल करते हैं, खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर एडिटोरियल पढ़ते भी हैं मेरे साथ तो उनको लगता है कि यार 20-50% ही समझ में आया, बाकी तो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। तो जिनके सर के ऊपर से निकल रहा है, इस क्लास का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। ऑलरेडी ऐसी काफ़ी क्लासेस इस चैनल पे आ चुकी हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस आज का जो न्यूज़पेपर है ना, इसकी फ्रंट पेज न्यूज़ आपको मैं रीड करवाता हूँ। रीड ही नहीं करोगे आप, बल्कि साथ में ग्रामर वोकैब को देखोगे, लेकिन हल्के अंदाज में, एडिटोरियल के लेवल पे ना जाकर के एक बिगिनर लेवल पे आप इस काम को करेंगे। इस काम को रोज 15-20 मिनट दे करके आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। कोई भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर की वेबसाइट खोलो, एक न्यूज़ पीस को उठाओ और खुद से पढ़ो। चलिए, थोड़ा सा जूम इन कर दिया मैंने। शॉप फ्लोर्स आर नो मोर स्वेट शॉप्स फॉर विमेन। कह रहा है जी, जो शॉप के फ्लोर्स हैं, शॉप यानी दुकान, फ्लोर का मतलब फर्श। कह रहे दुकान के जो फर्श हैं वो अब बिल्कुल भी नहीं है नो मोर। नो मोर मतलब बिल्कुल भी नहीं, वो अब बिल्कुल भी नहीं है स्वेट शॉप्स विमेन के लिए, औरतों के लिए। अब ये स्वेट शॉप क्या होती है, इसको डिटेल में देखो। देखो, ये बारीकियों भरी चीजें हैं ये सारी। स्वेट शॉप, अंग्रेजी में एक वर्ड है स्वीट शॉप। स्वीट यानी मिठाई, स्वीट शॉप यानी हलवाई की दुकान जहां मिठाई मिलती है। हलवाई के लिए एक और वन वर्ड होता है अंग्रेजी में, कन्फेक्शनर्स। ठीक है, चलो ये वन वर्ड भी लिख देते हैं आपके सामने। तो ये तो हो गई स्वीट शॉप, कन्फेक्शनर, हलवाई की दुकान। स्वेट शॉप क्या हुई? स्वेट वर्ड पे नजर डालो आप डिक्शनरी में। स्वेट का मतलब होता है जी, स्वेट का मतलब होता है पसीना। ठीक है, अ सॉल्टी फ्लूइड सेक्रेटेड थ्रू पोर्स इन द स्किन। साथ साथ डिक्शनरी को जितना हो सके आप किया करो, है ना, रेफर किया करो। स्वेट शॉप एक ऐसी शॉप है, एक ऐसी दुकान है जहां आप खून पसीना बहा करके काम करते हैं और बहुत कम वेजेज आपको मिलती हैं। इतनी वहां गर्मी है, इतनी कम सुविधाएं हैं, वर्किंग कंडीशंस इतनी खराब है कि आपका काम करना वहां जस्टिफाई नहीं होता। स्वेट शॉप्स में आपका शोषण किया जाता है, जैसे फैक्ट्रीज में आप देखते हो ना वर्कर्स का। तो ये है स्वेट शॉप। कह रहे जी, अब जो है ना, शॉप के फ्लोर्स वो स्वेट शॉप नहीं है औरतों के लिए। अभी तक औरतों का शोषण होता था दुकानों पे काम करते हुए, आजकल ये होना बंद हो गया है। ठीक है, स्वेट शॉप देखा आपने। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में इस पूरे आर्टिकल को देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @official YT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। YT ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहां पे मिलेंगे आपको आपकी तैयारी के लिए पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कोर्सेज, जो सिर्फ नाम के प्रीमियम है और बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, जिसमें आपकी फुल फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए बिल्ड की जाती है। अभी इसमें क्लासेज आ रही हैं, जैसे ग्रामर आ जाएगी, इसमें रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, फिर एग्जाम कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे, चाहे फिर एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो, डिफेंस हो। इस पूरे कोर्स को हमने 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में 1275 पे रखा हुआ है। काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका भी एक छोटा वेरिएंट निकाल दिया है, 999 रुपए का, 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स। इसी तरीके से आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया अंग्रेजी में। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। 475 में इस कोर्स को भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मिशन यूपीएससी, मिशन सिविल सर्विसेज का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा, जिसमें आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखना सीखेंगे, एडवांस मैनर में ऐसे प्रेसी आंसर्स को कैसे डील करना है। ये सब का सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में रखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थोड़ा सा इसको और जूम इन कर दिया है मैंने। वर्क प्लेसेस गेटिंग टेलर्ड फॉर फीमेल स्टाफ। कह रहे जो वर्क प्लेसेस हैं, प्लेस यानी जगह, वर्क यानी काम, वर्क प्लेस यानी ऑफिस जहां पे सब काम करते हैं। कह रहे जी, जो ऑफिसेज हैं वो हो रहे हैं टेलर्ड फीमेल स्टाफ के लिए, काम करने वाली महिलाओं के लिए। अब ये टेलर्ड क्या होता है भाई? इस वर्ड को पकड़ना है तो टेलर को पकड़ लो। टेलर का मतलब होता है दर्जी, जो कपड़े सिले। टेलर क्या करता है, किसी भी चीज को, किसी भी कपड़े को आपके साइज के हिसाब से सील के देगा। ऐसा नहीं है आपका साइज
लार्ज है तो कपड़े आपको एक्सेल के देगा, नहीं, जो साइज है वैसे कपड़ा आपको सिल के देगा। वहीं से इस वर्ड को हमने उठा लिया है। अगर किसी भी चीज को आप इस तरीके से एडजस्ट करें कि वो आपके काम आने लगे, आपकी जरूरतों को पूरा करे, तो आप उसको टेलर बोल रहे हैं। समझ गए ना? किसी चीज को जब आप इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इस काम को अंग्रेजी में वर्ब फॉर्म में टेलर करना बोलते हैं। और जो चीज टेलर हो चुकी है, आपके हिसाब से ढल चुकी है, वो टेलर्ड है एडजेक्टिव फॉर्म में। तो ये भी वही बोल रहा है, वर्क प्लेसेस जो हैं वो टेलर हो रहे हैं फीमेल स्टाफ के लिए। पैसिव वॉइस लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को ओमिट किया गया है। यहाँ पे आर इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये हेडलाइन है। हेडलाइन में हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं लिखा जाता, जनरली नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैसे टेलर हो रहे हैं भाई फीमेल स्टाफ के लिए? अब आ जाओ, अपने आर्टिकल को पढ़ना शुरू करें। देख पा रहे हो ना? और जूम इन करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से नहीं है। कह रहा है जी, व्हेन women field staff at Dr. Reddy's laboratories began complaining of persistent headaches, the culprit was not stress, it was their hamlets. कह रहे जब फीमेल के विमेन फील्ड स्टाफ जो थे, विमेन यानी औरतें, महिलाएं, फील्ड स्टाफ यानी जो फील्ड में काम करती हों, घूमना फिरना करती हों, और वेन का मतलब है जब। कह रहे जब ऐसा हुआ कि फील्ड स्टाफ में जो महिलाएं थी, और कहाँ पे? डॉक्टर रेड्डी नाम कंपनी की लेबोरेटरीज में। कह रहे जी, इन्होंने जब शुरू कर दिया कंप्लेन करना, इन्होंने बिगिन कर दिया शिकायत करना। और किस चीज की? ऐसे हेडेक्स की, ऐसे सरदर्द की जो परसिस्टेंट है, लगातार बना हुआ है। परसिस्टेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस, जो रुके ही नहीं। कह रहे जब महिलाओं ने इस तरीके से कहना या कंप्लेन करना शुरू किया, तो जो कल्प्रिट था ना, जो इस पूरी कहानी का गुनहगार था। कल्प्रिट कौन होता है? रॉन्ग डूअर, जो मिसक्रिएंट हो, गुनहगार हो। तो गुनहगार जो था वो स्ट्रेस नहीं था, तनाव नहीं था, ये था उनके हेलमेट्स जो वो सर पे पहने हुई थी। इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही होगी आपको। औरतों ने बोला हमें हेडेक हो रहा है, और बाद में पता लगा सरदर्द काम की वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से हो रहा है जो हेलमेट इन्होंने पहना है। चलिए, विमेन फील्ड स्टाफ आपका सब्जेक्ट बनेगा, साथ साथ मार्क कर रहा हूं मैं, फील्ड स्टाफ बनेगा सब्जेक्ट। वर्ब है इसकी बिगिन। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इरेगुलर वर्ब है, बिगिन, बिगेन, बिगन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिगन। इरेगुलर वर्ब्स को ध्यान दिया करो। स्टाफ कहां पे है? एट लगा करके पूरे प्रेपोजिशनल फ्रेज से बताया गया है, डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज में। अच्छा, हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। इसको एक वर्ड को नोट करें, एक का मतलब होता है दर्द। हेडेक यानी सर दर्द। स्टमक एक यानी पेट में दर्द। कहीं भी दर्द हो रहा हो, आप आगे उस बॉडी पार्ट का नाम लिखें और दर्द को बता दें। कल्प्रिट मैंने आपको बताया, कल्प्रिट सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी वॉज। कल्प्रिट का मतलब होता है किसी घटना का जिम्मेदार या गुनहगार, रॉन्ग डूअर और मिसक्रिएंट भी बोलते हैं। हेलमेट आप समझते हैं, जो सर पे पहना जाता है। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है बड़ा प्यारा, मजा आएगा आपको सीख करके। कंप्लेन वर्ब कैसे काम करती है अंग्रेजी में, ये आपको सीखना है। तो पहली चीज तो आपको ये सीखनी है कि कंप्लेन और कंप्लेंट दो अलग अलग वर्ड्स हैं अंग्रेजी में। देखो, मैं हिंदी में बोलता हूं शिकायत, और एक दूसरी चीज है शिकायत करना। दोनों अलग बातें हैं ना, जुड़ी हुई है शिकायत से, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। उसने मेरी शिकायत की या मेरी शिकायत हो गई। शिकायत एक नाउन है, मैं शिकायत कर गया हूं या करने वाला हूं। शिकायत करना एक वर्ब है। तो अंग्रेजी में शिकायत करना वर्ब कहलाती है कंप्लेन, जिसकी सेकंड फॉर्म में आप ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। कंप्लेन, कंप्लेंड, कंप्लेंड, है ना। और शिकायत जो नाउन है वो है कंप्लेंट, इसके पीछे टी लगा हुआ है। टी का खास ध्यान रखना है। आपको यह सीखना है कि कंप्लेन वर्ब अपने बाद कौन सा प्रेपोजिशन लेगी। शिकायत जब भी करोगे तो अबाउट लगाऊं, यहां ऑफ लगा हुआ है, कहीं टू लगेगा, कहीं अगेंस्ट लगेगा, कब कौन सा लगेगा। देखिए, अगर आप किसी ऐसी जनरल सी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ भी दिखा यार यहाँ पे ऐसा हुआ, सड़क में गड्ढे हैं, ऑफिस में पीने का पानी नहीं है, तो आप कंप्लेन अबाउट करके बताएंगे जनरल यूजेस में। लेकिन जब आप किसी दर्द की, मेडिकल कंडीशन की कंप्लेन कर रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है ना, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तब आप कंप्लेन के बाद में ऑफ लगाएंगे। मेडिकल इश्यू के लिए ऑफ, जनरल यूजेस के लिए अबाउट। जब आप किसी को कंप्लेन करते हैं, आपने प्रिंसिपल को कंप्लेन किया, ऑफिस में बॉस को कंप्लेन किया, तो आप कंप्लेंट टू करते हैं। और जिसके खिलाफ करते हैं तो कंप्लेंट अगेंस्ट करते हैं। मुश्किल तो नहीं लग रहा? बहुत आसान सा है ये।
कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट। फिर लास्ट में बचा कंप्लेन फॉर। अंग्रेजी में कंप्लेन फॉर होता ही नहीं है, अगर लगा है तो गलत है। अब इस पे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। द पेशेंट कंप्लेन फॉर सीवियर बैक पेन। पेशेंट ने कंप्लेन किया बहुत ही खराब बैक पेन के लिए या कमर में दर्द के लिए। कंप्लेन फॉर तो होता नहीं। अब देखो, दर्द के खिलाफ भी कंप्लेंट नहीं हो सकती भाई, किसी इंसान के खिलाफ कंप्लेन होगी, दर्द के खिलाफ तो होगी नहीं, तो अगेंस्ट भी नहीं आ सकता। दर्द को भी कंप्लेन नहीं कर सकते आप, दर्द तो आपको हो रहा है, आप उसको कैसे कंप्लेन करोगे, तो टू भी नहीं आएगा। या तो लगेगा अबाउट या लगेगा ऑफ, लेकिन यहां मेडिकल यूज हो रहा है, मेडिकल इशू है, तो कंप्लेंट ऑफ सीवियर बैक पेन। तो इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है। द कस्टमर्स कंप्लेन्ड अबाउट द पुअर सर्विस एट द रेस्टोरेंट। कंप्लेन किया कस्टमर्स ने पुअर सर्विस के बारे में रेस्टोरेंट के अंदर। यहां पे अबाउट बिल्कुल ठीक है, जनरल आपने कंप्लेन की है पुअर सर्विस, लेकिन यहां पे आप अगेंस्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, अबाउट और अगेंस्ट दोनों ही इस केस में सही है। कंप्लेन चाहे तो आप पुअर सर्विस के बारे में करें या फिर चाहे तो पुअर सर्विस के खिलाफ करें। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो लास्ट सेंटेंस देखो। द एम्प्लॉय कंप्लेंट अबाउट हर सुपरवाइजर फॉर हैरेसमेंट। एम्प्लॉय ने कंप्लेंट किया अपने सुपरवाइजर के बारे में हैरेसमेंट के लिए। सही है गलत है? मैं पॉज कर रहा हूं क्लास को, एक बार सब बच्चे इसको ट्राई देना। कंप्लेन अबाउट यहां पे जो लगा हुआ है सही है गलत है, अपना लॉजिक लगाओ। देखो जी, पहली चीज तो कंप्लेंट अबाउट होता है किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में नहीं होता। कंप्लेंट अबाउट जनरल यूजेस के बारे में होता है, जैसे कंप्लेन अबाउट किया पुअर सर्विस, तो यहां अबाउट तो गलत है। या तो उसने सुपरवाइजर को कंप्लेन किया है या उसके खिलाफ कंप्लेन किया है। सुपरवाइजर ने हरेस किया हो तो उसके खिलाफ हो जाएगा, और किसी और ने हरेस किया तो सुपरवाइजर को कंप्लेन हो जाएगा। तो कंप्लेंट टू या अगेंस्ट हर सुपरवाइजर दोनों सही है, दोनों का अलग मीनिंग है। टू का मतलब है किसी और ने हैरेस किया और सुपरवाइजर कंप्लेन की। अगेंस्ट का मतलब है सुपरवाइजर ने ही हैरेस किया था और उसके खिलाफ कंप्लेन हुई है। तो ये आपको टू अगेंस्ट दोनों चलेगा यहाँ पे, लेकिन ध्यान क्या देना था, यहाँ पे आपने कंप्लेंटेड लिखा हुआ है जो गलत है। अंग्रेजी में कंप्लेंट नाउन की वर्ब की सेकंड फॉर्म मत बनाना। चलिए रैप अप करें इस सेशन को, आ जाओ आगे। ग्रामर कॉन्सेप्ट आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है। कह रहे द प्रोटेक्टिव हेड गियर डिजाइन फॉर मेन वॉज हैवी एंड कॉस्ट डिस्कम्फर्ट। कह रहा है ये जो प्रोटेक्टिव हेड गियर था, हेड गियर क्या होता है? ऐसी चीज जो सर पे पहनी जाए और सर की सुरक्षा करे, हेड गियर कहलाती है। कह रहा है प्रोटेक्शन देने वाला ये जो हेड गियर था, हेलमेट था, जो डिजाइन था पुरुषों के लिए, मैन के लिए, ये हैवी था और इसने कॉज किया डिस्कंफर्ट को, या ठीक है ना, डिस्कंफर्ट क्या होता है? आपकी सुविधा के खिलाफ कोई चीज जा रही हो, आपको परेशानी दे रही हो। चलिए, प्रोटेक्टिव हेड गियर बनेगा सब्जेक्ट आपका। सब्जेक्ट वर्ब जरूर देखना है हर सेंटेंस के अंदर। एक सेकेंड, प्रोटेक्टिव हेड गियर बनेगा आपका सब्जेक्ट, और वर्ब बनेगी इसकी डिजाइन बनेगी ना। बस यही चीज आप यहां मात खा जाते हो। डिजाइन यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हेड गियर ने किसी को डिजाइन किया? हेलमेट ने किसी चीज को डिजाइन किया था क्या? अरे हेलमेट तो खुद डिजाइन होता है, यानी ये हेलमेट की वर्ब नहीं हो सकती। और आगे देखो एक और वर्ब रखी हुई है वॉज, ये हेलमेट की वर्ब है, तो ये डिजाइन क्या है? ये बचा इसके पास एक ही चारा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनेगी, और ये क्या करेगी? हेलमेट के बारे में बताएगी। हेलमेट जो डिजाइन किया गया था, और किसके लिए? मर्दों के लिए, मेन के लिए। समझ पा रहे हो? ये पूरा पार्टिसिपल एडजेक्टिवल फ्रेज है, हेलमेट के बारे में, हेड गियर के बारे में बता रहा है। तो प्रोटेक्टिव हेड गियर की वर्ब है वॉज, वर्ब है इसकी वॉज, और हैवी, और वॉज हैवी एंड कॉज डिस्कंफर्ट, दूसरी वर्ब है कॉस्ट। चलो, हेड गियर की तरह आप फुट गियर भी लिख सकते हैं, ऐसी चीज जो पांवों की सुरक्षा करे। जूता, चप्पल, सैंडल सब फुट गियर है। लेकिन आंखों की सुरक्षा करने वाली चीज को आई गियर नहीं बोलते हैं, आई वेयर बोलते हैं। गले की सुरक्षा करने वाली चीज को नेक गियर नहीं बोलते हैं, नेक वेयर बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये वेयर और गियर का फर्क है, बोलचाल में ऐसे यूज होता है, हर जगह गियर नहीं लगेगा। आई वियर लिखना, आई गियर मत लिखना। बढ़ो आगे। कह रहे हैं फॉर अ रोल
that involves riding to meet doctors up to 13 to 14 times a day. It was a barrier. कह रहा है ऐसे एक रोल के लिए, फॉर अ रोल, ऐसे एक प्रोफाइल के लिए जिसमें इन्वॉल्व है या जो इन्वॉल्व करता है राइड करने का काम, ताकि मीट किया जा सके डॉक्टर्स को 13 से 14 बार हर रोज। कह रहा है ऐसे एक रोल के लिए महिलाओं में ये एक बैरियर था, ये हेलमेट एक रुकावट था। बैरियर क्या होता है? जो आपके काम में बाधा डाले, इंपेडिमेंट हो, डेटरेंस हो, रुकावट हो। चलिए, रोल के लिए आया है दैट, दैट बन जाएगा यहां सब्जेक्ट, है ना, और इसकी वर्ब बनेगी इन्वॉल्व्स। ये वो रोल है जो इन्वॉल्व करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइड करना यानी स्कूटर चलाना, बाइक चलाना, बाइसाइकिल चलाना। अप टू यानी तक, 13 से 14 बार तक दिन में आपको डॉक्टर्स के पास जाना होगा लैब के अंदर मिलने के लिए। बैरियर आपने देख लिया। कह रहा द कंपनी रिस्पॉन्डेड बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइटर ergonomically designed helmets made specifically for women। कह रहा है फिर कंपनी ने क्या किया? कह रहा है कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया, प्रतिक्रिया दी अपनी, और क्या करके? इंट्रोड्यूस करके या ले आकर के लाइट यानी बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा हल्के, और अर्गोनॉमिकली डिजाइंड हेलमेट्स को। देखिए, हेलमेट्स आप समझते हैं, डिजाइन यानी जो डिजाइन किए गए हैं। अर्गोनॉमिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो डिजाइन हो आपके कंफर्ट और एफिशिएंसी के लिए। मान लीजिए चम्मच है, इस चम्मच का जो हत्था है इसको बेलन जैसा मोटा कर दें, तो आप इस चम्मच से खा नहीं पाओगे, कुछ नहीं खा पाओगे ना। चम्मच तो वही है, लेकिन हत्थे को मैंने या तो बहुत तीखा कर दिया, बेलन जैसा मोटा कर दिया, तो ये चम्मच आपके काम का नहीं है। तो इस तरीके से अर्गोनॉमिक्स ये कहता है, ये डिसिप्लिन ये बताता है कि हर मशीन को कुछ इस शेप में ढाला जाए कि उस पर काम करने वाले आदमी को सुविधा हो। तो ये अर्गोनॉमिकली डिजाइन हेलमेट्स को भी बनाया गया ताकि पहनने वाली महिलाओं को अच्छा लगे, अच्छा फील हो। चलिए, ऐसे कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया। कह रहा है जी, अ स्मॉल बट टेलिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडियन कंपनीज आर स्टार्टिंग टू टेलर टूल्स एंड वर्क प्लेसेस फॉर वीमेन एम्प्लॉयज। कह रहा है ये जो पूरी चीज है ना, डैश लगा के बता रहा है, ये एक छोटा सा लेकिन टेलिंग एग्जाम्पल है। टेलिंग यानी जो सामने से बता रहा हो, आपको रिवील कर रहा हो, साफ तौर पे क्लियर हो। ये एक छोटा सा लेकिन क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे भारतीय कंपनियां अब शुरू हो गई हैं कि वो टेलर करें, एडजस्ट करें टूल्स को यानी मशीनों को, और वर्क प्लेसेस को यानी ऑफिसेस को विमेन एम्प्लॉयज के लिए। चलिए, लंबा सेंटेंस था, दो पार्ट्स में आपने इसको पढ़ा। पहले पार्ट में कंपनी ने क्या किया, और दूसरे पार्ट में जो कंपनी ने किया वो कैसा काम था। कंपनी बन जाएगा सब्जेक्ट, जरूर पकड़ना है सब्जेक्ट वर्ब, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं। सब्जेक्ट वर्ब बिना पकड़े आप अंग्रेजी में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। कंपनी बनेगा सब्जेक्ट, रिस्पॉन्डेड बनेगी इसकी वर्ब। रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना। एक कॉन्सेप्ट और करवाते हैं आपको ग्रामर का, ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। देखिए, अंग्रेजी में इन वर्ड्स को बोला जाता है WH वर्ड्स। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, हु। हाउ में WH नहीं आ रहा, बाकी सब में WH आ रहा है, लेकिन हाउ को भी WH वर्ड ही बोला जाता है, क्योंकि ये सारे वर्ड जो है ना सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं। कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, है ना, क्या हुआ। तो ये क्या, क्यों, कब वाले जो वर्ड्स हैं इनको बोलते हैं WH वर्ड्स, और इनकी निशानी ये है, ये सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे, बिगिनिंग में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगवाएंगे सवाल पूछने के लिए। तो इन वर्ड्स के साथ में आपको हमेशा इन्वर्जन करना होता है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। समझ गए? WH वर्ड जब सवाल पूछें, सेंटेंस के क्लोज के शुरू में आए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो इनको क्या करना होता है, वर्ब को इन्वर्ट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब निकल करके सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। लेकिन कभी कभी ये वर्ड्स बीच में आएंगे, सेंटेंस के मिडल में आएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा होगा, उस केस में इन्वर्जन नहीं करना। हाउ ही हैज डन इट। हाउ मतलब कैसे, ही मतलब उसने, हैज डन मतलब किया है, इट मतलब इसे। कैसे उसने इस काम को किया। हाउ शुरू में आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी ये इन्वर्जन वाला केस है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है हैज। तो क्या करेगा हाउ, हाउ इस हेल्पिंग वर्ब को उठाएगा और उठा करके यहां पे रख देगा। हाउ हैज ही डन इट। वेयर आई लेफ्ट माई वॉलेट, मैंने अपना वॉलेट कहां छोड़ा, वेयर आई लेफ्ट माई वॉलेट। वेयर मतलब कहां, आई मतलब मैंने, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, माई मतलब मेरा, वॉलेट मतलब पर्स। सवाल पूछा हुआ है, वेयर शुरू में आ रहा है, क्या करूं,
हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से पहले ले आऊंगा। हेल्पिंग वर्ब लेफ्ट की यहाँ पे लिखी नहीं हुई, वर्ब की मेन वर्ब लगी हुई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर ना लिखी हो और निकालनी हो तो आप डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये वही टेंस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ अलग से मिक्स नहीं करूंगा मैं। इंडेफिनिट टेंस में डू डज डिड को बाहर निकाला जाता है जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए हो। तो इस केस में आप यहां पे डिड का इस्तेमाल करेंगे और यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म को लगाएंगे। ठीक है ना, डू डज डिड हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं अपने साथ। तो वेयर डिड आई लीव माई वॉलेट, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहां ध्यान से देखो, इट इज सरप्राइजिंग हाउ हैज इट डन इट। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि उसने कैसे किया। हाउ बीच में आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी यहां इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हाउ हैज इट डन इट गलत है, आपको हैज को उठाना होगा और क्या करोगे, उठा करके डन से पहले रखोगे हाउ ही हैज डन इट। आई कैंट रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई वॉलेट, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, याद नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने मेरा वॉलेट कहां रखा। वेयर बीच में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इन्वर्जन नहीं होगा और मैंने किया भी नहीं है। वेयर आई लेफ्ट माई वॉलेट बिल्कुल सही है। तो सीख लिया कॉन्सेप्ट, यहां भी वही हुआ। हाउ इंडियन कंपनीज आर स्टार्टिंग टू टेलर टूल्स, ऐसा नहीं लिखा हाउ आर इंडियन कंपनी स्टार्टिंग टेलर टूल्स, आर को यहीं रखा गया सब्जेक्ट के बाद। तो ये बीच में आया हुआ एग्जाम्पल है WH वर्ड का। एक सेंटेंस दे रहा हूं लास्ट में, फटाफट इसको फिनिश करो। इट इज स्टिल अ मिस्ट्री व्हाट डज कॉज दिस इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, ये आज भी एक मिस्ट्री है कि कौन सी चीज कॉज करती है इस रोचक घटना को। फिनोमिनन यानी घटना। ठीक है, कमेंट्स में डालो सही करके, गलत सही होगा कमेंट्स में आपको फीडबैक देंगे। सब लोग ट्राई देना इसको, आगे बढ़ो। कैरेजी एट सीएट टायर प्लांट इन महाराष्ट्र, वीमेन आर नाउ वर्किंग नाइट शिफ्ट्स। कैरेजी इस जगह पे एट सीएट टायर प्लांट, और कहां पे, महाराष्ट्र में। औरतें जो हैं अब वो वर्क कर रही हैं रात की शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में। और क्या हो रहा है भाई, समथिंग रेयरली सीन इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये इस पूरी बात के लिए डैश लगा के बता रहा है, देखो ऊपर भी आया था, इस पूरी बात के लिए इसने डैश लगा के बताया था। ये एक स्मॉल बट टेलिंग जो है एग्जाम्पल है, वैसे यहां भी हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है जो रेयरली ही, ना के बराबर ही देखी जाती है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जनरली भारत में महिलाएं रात की शिफ्ट नहीं करती हैं सेफ्टी रीजंस की वजह से, लेकिन यहां पे सीएट में हो रही है। चलिए, विमेन सब्जेक्ट है, आर नाउ वर्किंग इसकी वर्ब है। लिख करके बताऊं या ऐसे समझ जाओगे। विमेन क्या है, सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, और आर नाउ वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनकी वर्ब है। दे आर वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, वर्किंग इन नाइट शिफ्ट्स, ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन शिफ्ट, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट के आगे आप इन ड्यूरिंग का इस्तेमाल ना करें तो भी काम चल जाता है। आई वर्क डे शिफ्ट्स। चलिए, रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर। एक वर्ड अंग्रेजी में फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, कोई चीज जो है बहुत रेगुलरली होती है तो वो फ्रीक्वेंटली होती है, और फ्रीक्वेंटली का ही एंटोनिम है रेयरली। जो रेगुलरली ना होता हो, वंस इन ए ब्लू मून होता हो, सालों बाद महीनों बाद, वो होता है रेयरली। कह रहे द फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ओवरहोल्ड टू इनेबल दिस इंक्लूजन। फैक्ट्री का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग, फैसिलिटीज, मशीनरी, इस पूरे ढांचे को ही ओवरहोल किया गया पैसिव वॉइस लगा के। वॉज यानी बी फैमिली की वर्ब लगी हुई है, ओवरहोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ओवरहोल करना, मॉडर्नाइज करना, कायाकल्प करना, चीजों को फिर से रेनोवेट करना। तो फैक्ट्री के ढांचे को ही कायाकल्प किया गया, मॉडर्नाइज किया गया, ताकि इस इंक्लूजन को इनेबल किया जा सके। इंक्लूजन यानी किसी को इंक्लूड करने का काम। पहले नाइट शिफ्ट में सिर्फ मर्द थे, अब महिलाएं भी आ गई हैं, इंक्लूड हो गई हैं, इसी को बोलते हैं इंक्लूजन। और इनेबल करना, किसी चीज को सक्षम बनाना। अब क्या हुआ इसमें, वीमेन आर पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड ऑफ इन कंपनी व्हीकल्स अकॉम्पनीड बाय फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स। हुआ ये कि औरतों को पिकअप किया जाता है, पिकअप करना, किसी को उसके घर से उठाना, उठाना मतलब समझ पा रहे हो ना, एज ए कैब या टैक्सी ड्राइवर। तो वीमेन को टैक्सीज और कारों में पिक किया जाता है उनके घरों से, और फिर ड्रॉप ऑफ किया जाता है, छोड़ा जाता है कंपनी के ही व्हीकल में। और वो व्हीकल जिसमें अकॉम्पनीड बाय हो, जिसमें कंपनी दे रही हो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड भी साथ में हो, तो ये काम होने लगा है। फिर क्या हुआ, विमेन ओनली रेस्ट रूम्स हैव बीन फिटेड विद सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स।
महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट्स या रेस्ट रूम्स को फिट किया गया है, बनाया गया है सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स के साथ। वेंडिंग मशीन आपने देखी होगी स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, जिसमें आप कुछ सिक्का डालो तो या तो आपका वजन नाप देगी या आपको कुछ सामान दे देगी कहीं, है ना, चिप्स का पैकेट, ये सब वेंडिंग मशीन होती है। कॉफी मशीन देखी होगी ना आपने, सिक्का डालो कॉफी निकलेगी। तो वैसे ही सैनिटरी नैपकिन्स की वेंडिंग मशीन बना दी गई है और इनके अलग से रेस्ट रूम बना करके वहां लगाई गई है। और क्या हुआ है, ergonomic workstations were introduced to reduce strain during long shifts। महिलाओं के लिए ऐसे वर्क स्टेशन बनाए गए। देखो वर्क प्लेस यानी ऑफिस, वर्क स्टेशन यानी वो स्टेशन, वो जगह, वो कमरा, वो प्लेस, वो कुर्सी, वो मेज जिस पे आप काम करोगे। तो महिलाओं के कुर्सी, मेज और काम करने की जगह को भी अर्गोनॉमिक बनाया गया है, एफिशिएंट और कंफर्टेबल बनाया गया है। इनको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि रिड्यूस किया जा सके स्ट्रेन को, कम किया जा सके तनाव को लॉन्ग शिफ्ट्स के दौरान। और लास्ट में क्या है, एंड यंग मदर्स कैन एक्सेस ऑन साइट क्रैश फैसिलिटीज। जो यंग मदर्स हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी मां बनी है, यंग है, वो एक्सेस कर सकती हैं साइट पे ही, फैक्ट्री में ही क्रैश फैसिलिटी को। क्रैश क्या होता है, जहां बच्चे खेलते हैं, खाते हैं, कूदते हैं ना, माँ बाप काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरीके से सब चीजें इन महिलाओं के लिए की गई हैं। बड़ा सेंटेंस है। फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया गया, ओवरहोल किया गया। औरतों को घर से उठा उठा करके लाना, है ना, पिक करके ऑफिस में छोड़ना, कंपनी के व्हीकल में सिक्योरिटी गार्ड के साथ, अलग से रेस्ट रूम, सैनिटरी वेंडिंग मशीन, वर्क स्टेशन बहुत अर्गोनॉमिक हो गए, बच्चों के लिए क्रैच लगवा दी। कह रहे द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स फ्लेक्सिबल शिफ्ट ऑप्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द ईयर फॉलोइंग मैटरनिटी लीव। कंपनी जो है साथ ही साथ ऑफर भी करती है ऐसी शिफ्ट को जो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल शिफ्ट क्या होती है, आज 12 से 8 की जगह 3 से 10 बजे तक काम करना चाहता हूं मैं, या परसों सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक काम करना चाहता हूं। तो औरतों के हिसाब से वो अपने हिसाब से महिलाएं जो हैं अपने 8-10 घंटे की शिफ्ट को पूरा करें, ऐसी फ्लेक्सिबल शिफ्ट भी उनको दी गई। और ये कब की दी गई, जब वो प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी से गुजर रही हो, और उस ईयर के बाद में भी जो मैटरनिटी लीव के बाद आता है। तो महिलाओं को भारत में 180 दिन की लीव देने का प्रावधान है अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो 180 दिन की लीव लेने के बाद 1 साल तक और उनको फ्लेक्सिबल शिफ्ट मिल जाएगी। बहुत इजी सेंटेंसेज हैं ये, इसीलिए लेकर के आया हूं मैं, जो बिगिनर बच्चे हैं वो साथ में ग्रामर भी देख सकें और पढ़ भी सकें। कंपनी की वर्ब है ऑफर्स, कंपनी ऑफर करती है, ठीक है, इस तरह की शिफ्ट को। फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर या बाद में, फॉलोइंग मतलब आफ्टर। मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व से होने वाली लीव। कह रहा है जी एवरी मंथ सीएट होस्ट अ विमेन एम्पावरमेंट फोरम। इतना ही पढ़ लो। हर महीना सीएट जो है, कंपनी जो है, वो होस्ट करती है, मेजबानी करती है एक ऐसे फोरम की, मंच की, जिसका काम है विमेन एम्पावरमेंट, लोगों, महिलाओं को सशक्त बनाना। तो कोई मीटिंग होती होगी जहाँ पे महिलाएं अपनी बातें बताती होंगी, है ना, अपनी परेशानियां। तो इस तरह से उन्होंने एक फोरम बनाया है, हर महीना उसकी मीटिंग होती है। और क्या होता है जी, क्या होता है इसमें, वेयर फीमेल एम्प्लॉयज कैन डायरेक्टली रेज कंसर्न्स और ऑफर फीडबैक टू मैनेजमेंट। जहां पे फीमेल एम्प्लॉयज जो हैं, महिलाएं जो हैं, सीधे सीधे रेज कर सकती हैं कंसर्न को, उठा सकती हैं अपनी चिंताओं को, और ऑफर कर सकती हैं फीडबैक को अपनी मैनेजमेंट के लिए। फीडबैक क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स किसी चीज को लेकर के, आपके सुझाव, ठीक है। तो कंपनी की वर्ब पीछे आ चुकी है, कंपनी होस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इंडेफिनिट टेंस में काम होता है हर महीने। फीमेल एम्प्लॉयज की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है कैन रेज और दूसरी वर्ब है कैन ऑफर। हेल्पिंग वर्ब दोनों जगह कॉमन है तो दूसरी बार उसको नहीं लिखा गया है। फीडबैक यानी आपके सुझाव। रेज वर्ब की तरफ खास ध्यान देना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वर्ब है। रेज का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, किसी चीज को उठाना, लेकिन ध्यान देना ये राइज वर्ब से बिल्कुल अलग है। राइज, रोज, रिजन, इसका मतलब है उठना। रेज, रेज्ड, रेज्ड, V1 V2 V3 देखो, रेज, रेज्ड, रेज्ड, इसका मतलब है उठाना। दोनों अलग वर्ब्स है ना एक दूसरे से। तो जब भी आप खुद उठेंगे तो आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी खुद उठे हैं। आई रोज फ्रॉम माई बेड, मैं उठ गया अपने बेड में से। तो राइज वर्ब एक्टिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, लेकिन रेज वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यहां किसी को उठाने की बात हो रही है। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने उठा दिया अपना हाथ। क्या उठाया, अपना हाथ। तो हाथ नाम का ऑब्जेक्ट आपको रेज वर्ब को देना होगा।
एक्टिव में ही ऑब्जेक्ट होते हैं, पैसिव में तो होते ही नहीं है, इसलिए मीनिंग से पकड़ोगे तो और अच्छी आपकी एक्यूरेसी आएगी। आई विटनेसेस सॉ स्मोक राइजिंग या रेजिंग फ्रॉम द क्रैश साइट्स। जो चश्मदीद थे, आई विटनेसेस थे, उन्होंने देखा स्मोक को राइज करते हुए या रेज करते हुए क्रैश की साइड से, धुएं को उठते हुए। स्मोक किसी चीज को उठा रहा था या खुद उठ रहा था? अरे स्मोक तो खुद ही ऊपर जाता है ना, उसको क्या उठाओगे, स्मोक तो खुद ही ऊपर चला जाएगा। तो दे सॉ स्मोक रेजिंग, नहीं उठाते हुए, नहीं उठते हुए देखा। समझ पा रहे हो? पार्टिसिपल लगा हुआ है, राइज की आईएनजी फॉर्म होती है राइजिंग, रेज की आईएनजी फॉर्म होती है रेजिंग, तो गलत रेजिंग, यहां लिखो राइजिंग। शी वॉज रीजन इन एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। उसको रीजन किया गया एक बहुत ही दकियानूसी परिवार में, कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स फैमिली में। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ढर्रे पे चलने वाले लोग। अब मुझे बताओ, यहां उठने उठाने की तो बात हो नहीं रही है, फैमिली के अंदर कौन किसको उठता है और उठाता है, तो ये रेज राइज वर्ब का कनेक्शन कैसे बना? रेज वर्ब का एक दूसरा मीनिंग भी होता है किसी को पालना या पोसना। समझ पा रहे हो? परवरिश करना। उठाना तो है ही, परवरिश करने वाला मीनिंग भी है इसका। यहां पे परवरिश की बात हो रही है, तो शी वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो पैसिव वॉइस में, रेज्ड इन एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। तो जब परवरिश की बात हो तब तो आपके पास कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आपको तो रेज वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, इस वर्ब का एक खास मीनिंग है। ठीक है, उठाना भी और परवरिश करना भी। चलो, एज द इन्फ्लेशन रेज्ड एनालिस्ट रोज देयर एस्टिमेट्स फॉर क्वार्टरली अर्निंग्स। जैसे जैसे इन्फ्लेशन उठा, एनालिस्ट जो थे, एनालिसिस करने वाले, उन्होंने भी उठा दिया अपने एस्टिमेट को, अंदाज को क्वार्टरली अर्निंग्स का। इन्फ्लेशन के साथ में उनके हिसाब से क्वार्टरली अर्निंग्स जो है उनका अंदाज भी ऊपर आने लगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, बड़ा मुश्किल है मुझे पता है, 2 एरर्स इसमें मिलेंगी, पर मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हूं कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं सीख सकते। गलत कर लेना ट्राई, कोई बात नहीं, कमेंट्स में डालो, नहीं तो कम से कम देख लेना, कमेंट्स पढ़ लेना, किसी और बच्चे ने डाले होंगे, मेरा फीडबैक आपको दिख जाएगा। ये कह रहे हैं जी, वी आर सीइंग रियल आउटकम्स। हम देख रहे हैं बहुत ही रियल यानी असली, हकीकत भरे आउटकम्स को, नतीजों को। आउटकम क्या होता है? किसी चीज के अंदर का रिजल्ट। अब वो आउटकम्स क्या क्या है? ये सारे वो आउटकम्स हैं जो इन्होंने लिख दिए। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, अच्छी और बेहतर होती हुई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कितने टाइम में आप कितना काम कर लेते हो, कितनी प्रोडक्शन कर लेते हो, तो वो इंप्रूव होता जा रहा है। हायर रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रिटेन करके किसी इंप्लॉय को रखना, उसको नौकरी ना छोड़ने देना। तो आपके जितने इंप्लॉय रिटेन होंगे, आपकी रिटेंशन उतनी अच्छी होगी, हायर रिटेंशन इनको दिख रही है। एंड स्ट्रॉन्गर कैंपस इंटरेस्ट इन आवर ब्रांड, हमारी ब्रांड में और ज़्यादा कैंपस से इंटरेस्ट। कैंपस इंटरेस्ट क्या होता है? बड़े बड़े कॉलेजेस, एमबीए के, इंजीनियरिंग के, वहाँ पे कैंपस के अंदर जो ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको कंपनियां उठा आकर के ले जाती है, नौकरी दे देती हैं। इसको बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स। तो कैंपस इंटरेस्ट मतलब कैंपस के अंदर बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट हो गया सीएट में कि हम यहाँ पे नौकरी करें, तो ये भी इनका एक आउटकम है, इनको अच्छा होता हुआ दिखा। अब ये बात किसने बोली भाई? सेड सोमराज रॉय, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एट सीएट। ये इन्होंने, सोमराज रॉय साहब ने ये बात कही। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और है, लेकिन क्लास अगर 30-35 मिनट से लंबी हुई तो निकाल दूंगा मैं, पढ़ा देता हूं मैं अभी। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ वर्ब्स अंग्रेजी में ऐसी हैं जो कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। इन वर्ब्स को बोला जाता है स्टेटिव वर्ब्स। और क्यों यूज नहीं होती? क्योंकि ये एक स्टेट को, अवस्था को बताती हैं। जैसे मैं मानता हूं आपको मेरा दोस्त, मैं मानता हूं आपको मेरा दोस्त, तो या तो मानता हूं या नहीं मानता हूं। मानता हूं नहीं मानता हूं एक मोमेंट की बात है, मैं मान रहा हूं आपको अपना दोस्त, ऐसा हो सकता है क्या? ये एक स्टेट बताने वाली वर्ब है, मानना, किसी चीज को मानना। यहां पे टाइम कंजम्पशन नहीं होगा, खाने में टाइम कंज्यूम होगा, आप 5-10 मिनट खाने में लगाओगे, सोने में 8 घंटे लगाओगे, लेकिन मानने में टाइम नहीं लगाओगे। जिस मोमेंट पे आपने मुझे दोस्त मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो नहीं माना। तो इस तरीके से मानना यानी बिलीव करना एक स्टेटिव वर्ब है, जब वो मानने की बात कर रही हो। तो ऐसी कुछ कॉमन स्टेटिव वर्ब्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। समझना यानी अंडरस्टैंड करना, कोई चीज समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। जानना यानी नो करना, मैं किसी को जानता हूं तो जानता हूं, नहीं जानता तो नहीं जानता हूं। जान रहा हूं ऐसा कभी भी नहीं देखोगे। वैसे ही सी, लुक, अपीयर, लाइक, हेट, वांट, हैव, डिजर्व। हैव का मतलब है किसी चीज को अपने पास रखना। आपके पास एक गाड़ी है तो है, नहीं है तो नहीं है। मेरे पास गाड़ी होती आ रही है, ऐसा नहीं बोल सकते ना।
तो इन वर्ब्स को आपको आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना है। अगर ये कंटिन्यूअस में मिल जाए तो क्या करना है, इंडेफिनिट में चेंज कर दो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिले तो परफेक्ट टेंस में इनको चेंज कर दो। कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं। पीपल आर वांटिंग द होम टीम टू विन द टूर्नामेंट्स। लोग चाह रहे हैं होम टीम का टूर्नामेंट को जीतना, हमारे घर की टीम जो है वो टूर्नामेंट को जीत जाए, हमारे मोहल्ले की, शहर की। देखो, चाहना कोई ऐसी चीज थोड़ा है जिसमें टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं कि ये हो जाए तो चाहता हूं, और नहीं चाहता हूं तो नहीं चाहता हूं। समझ पा रहे हो? चाहने की प्रोसेस नहीं है कोई, किसी को प्यार करने की कोई प्रोसेस नहीं है। प्यार करते हो नहीं करते हो नहीं करते हो, लाइक करते हो हेट करते हो नहीं करते हो। तो ध्यान रख लो या निशानी लगा लो कैसे मैंने इन वर्ब्स को आपको डिफाइन किया है ना। तो चाहना, वांट करना स्टेटिव फॉर्म में यूज नहीं होगा। तो पीपल आर वांटिंग गलत है, कंटिन्यूअस टेंस को इंडेफिनिट में चेंज कर दो, पीपल वांट। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस मैंने बना दिया। ही इज नॉट हैविंग अ जॉब इन नाउ डेज। वो नहीं रखता है या उसके पास नहीं है कोई भी नौकरी आजकल। नॉट हैविंग अ जॉब गलत है, जॉब है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ही इज नॉट हैविंग कंटिन्यूअस को क्या कर दूंगा, इंडेफिनिट बदल दूंगा, ही डज नॉट हैव। ठीक है, इंडेफिनिट पता है ना आपको, डू डज से आता है, तो डज नॉट हैव, यहां पे हैविंग का हैव कर दो। आर यू सीइंग दिस बिल्डिंग? क्या इस बिल्डिंग को आप देख रहे हो? अरे भाई, देख रहे हो आंख से तो देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो नहीं देख रहे हो। देख लिया तो फिर देख ही लिया ना। मैंने किसी बिल्डिंग को देख लिया तो मैं देख चुका इस काम को, तो अब इसमें टाइम कैसे लगेगा? तो आर यू सीइंग गलत है, यहां लिखोगे डू यू सी दिस बिल्डिंग। अब सवाल ये आया कि सर यहां सीइंग क्यों लगा हुआ है? देखो, यहां पे ये आउटकम्स को देख नहीं रहे हैं। यहां पे कोई पक्षी सामने नहीं है आउटकम जैसा, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई कार नहीं है जिसको देख रहे हो आप आंखों से। यहां पे उनको फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो सी वर्ब से जब आप किसी चीज को फील करते हो, किसी एक्सपीरियंस को महसूस करते हो, तब इसको आईएनजी फॉर्म में यूज भले ही कर लो। जैसे वी आर सीइंग अ राइज इन इन्फ्लेशन, हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन में एक राइज को, महंगाई में बढ़ोतरी को। तो महंगाई में बढ़ोतरी कोई पेड़ थोड़ा ना लगा हुआ आपके सामने जो आप रोज देख लेते हो उसको, नहीं ना। आंख से नहीं देख रहे हो आप, इसको फील कर रहे हो। तो वी आर सीइंग या फीलिंग, यहां पे सीइंग बिल्कुल सही है, आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का मैंने आपको एडवांस, क्या बोलते हैं इसका, एक्सेप्शन जो है ना, एक्सेप्शन वाले केस भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। इज शी नोइंग मी? क्या वो मुझे जान रही है या मुझे जानती है? सही करके डालना कमेंट्स में, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। चलो, आगे क्या बोला जी इन्होंने, खत्म हो गया सेंटेंस, अपना आर्टिकल भी खत्म हो गया। यहाँ कह रहा है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑन द शॉप फ्लोर हैज डबल्ड फ्रॉम 11% इन 2019 टू 20%। जो रिप्रेजेंटेशन है, यह प्रतिनिधित्व है, नुमाइंदगी है, भागीदारी है औरतों की, बात औरतों की हो रही है। कह रहे शॉप के फ्लोर पे, कंपनी के फैक्ट्री में, वो डबल हो गई है। 11% होती थी 2019 में, अब आ गई है 20%। तो फ्रॉम और टू लगा करके आप किसी चीज के, किसको बताते हो, उसकी रेंज को बताते हो। याद है ना आपको, फ्रॉम 11 टू 20। कह रहा दिस इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, वी आर क्रिएटिंग अ ट्रूली इंक्लूसिव एनवायरमेंट। कह रहा है ये जो बात है ना, ये सिर्फ नंबर्स की नहीं है कि औरतें काम करना दुगनी हो गई हैं। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, वी आर क्रिएटिंग, हम क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसा एनवायरमेंट या इकोसिस्टम या पर्यावरण जो ट्रूली इंक्लूसिव है, जो सच में सबको एक साथ लेकर के इंक्लूड करके चलता है, जिसमें आदमी और औरतें दोनों काम कर सकते हैं एक ही तरीके से, बराबर तनख्वाह पे। चलिए, क्लास को करेंगे रैप अप। फीडबैक मुझे लास्ट वीक ठीक मिला था आप लोगों से, इसीलिए इस क्लास को लाया हूं। अगर आपका प्यार बना रहेगा तो ये बिगिनर स्पेशल क्लास हर संडे को चलेगी। ऑलरेडी ऐसी 20 क्लासेस हो चुकी हैं, मैं आपको यूट्यूब पे दिखा देता हूं। ये अपना चैनल है, आपका चैनल है खुद का। इसमें जाएंगे आप प्लेलिस्ट में, देखो खोल लोगे यूट्यूब में, यहां जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, दिखा देता हूं मैं कहीं पे, यहीं पे होगी, फ्रंट पेज न्यूज़पेपर, फ्रंट पेज रीडिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इसको डाल दूंगा। 31 वीडियोस इसमें हो चुकी हैं, सबकी सब वीडियोस इसी लेवल की आपको मिलेंगी। चलिए, अब एक क्विज है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, 5 वर्ड्स हैं, आपको इनको फिट करना है सही ब्लैंक में। डिस्पाइट द टीम्स डैश एफर्ट्स, द रियल डैश बिहाइंड एरर्स रिमेन हिडन। तो पांचों वर्ड्स के पहले मीनिंग निकाल लो, एक बार सॉल्व करवा देता हूं मैं आपको, फटाफट पहले मीनिंग निकाल लो।
चलो देखिए, इंक्लूसिव तो अभी बताया था आपको, जो सबको अपने दायरे में लेकर के रखता हो, सबके साथ चलता हो, सबका साथ सबका विकास, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। टेलिंग यानी जो क्लियर हो, साफ तरीके से बताता हो, एडजेक्टिव है। कल्प्रिट यानी बदमाश, गुनहगार, एक नाउन है। परसिस्टेंट यानी जो लगातार चले, कंटिन्यूअस हो, एडजेक्टिव है। और आउटकम यानी नतीजा, एक नाउन है। तो ये नाउन थर्ड और फिफ्थ, बाकी तीनों एडजेक्टिव। मीनिंग आपने निकाल लिया। अब नाउन एडजेक्टिव देख लो कहाँ पे कौन सा चाहिए। डिस्पाइट द टीम्स डैश एफर्ट्स, बावजूद टीम के डैश एफर्ट्स के, द रियल डैश बिहाइंड द एरर्स रिमेन हिडन, जो सच में ये वाली चीज थी, इन एरर्स के पीछे वो हिडन रही। देखो जो भी यहाँ चीज है वो एक नाउन की तरह आएगी, क्योंकि उसकी वर्ब दी हुई है रिमेंट। समझ पा रहे हो, रियल एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आपको चाहिए। नाउन है आउटकम और दूसरा है कल्प्रिट। तो एरर के पीछे क्या होता है, आउटकम होता है, कल्प्रिट होता है। गलती के पीछे क्या होता है, गुनहगार होता है, नतीजा होता है। गलती के पीछे गुनहगार होता है। तो रियल रियल कल्प्रिट, ये आ जाएगा 2 नंबर में। अब एफर्ट्स कैसे होंगे, परसिस्टेंट होंगे, लगातार होंगे। टेलिंग यानी क्लियर होंगे। इंक्लूसिव यानी सबको अपने दायरे में लेने वाले होंगे। एफर्ट्स तो वही होते हैं जो लगातार चले, कंटिन्यूस चले। तो यहाँ पे परसिस्टेंट बन जाएगा फर्स्ट में। कह रहा था डेटा इज डैश, डेटा बिल्कुल इस टाइप का है। अब डेटा कैसा होगा, इंक्लूसिव होगा, क्लियर होगा, या क्लियर ही होगा ना। तो डेटा इज टेलिंग। शोइंग बेटर डैश व्हेन द एनवायरनमेंट इज मोर डैश, दिखाते हुए ज्यादा डैश को जब एनवायरनमेंट और ज्यादा इस टाइप का है। बेटर एक एडजेक्टिव है, यहाँ एक नाउन चाहिए, नाउन बचा है आउटकम, यहाँ आ जाएगा चौथा। दिखाते हुए अच्छे आउटकम्स को, नतीजों को। और कब, जब इन्वायरमेंट ज़्यादा, यहाँ मोर के बाद में, है ना, एडजेक्टिव और चाहिए आपको। इज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, मेन वर्ब का काम कर रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव आ सकता है। तो मोर इंक्लूसिव जो है 5वें में आएगा। चलो थोड़ा टेक्निकली मैं समझा रहा हूँ, लेकिन मेरा तरीका ऐसा ही है। आप जो बच्चे बिना टेक्निक के सीखना चाहते हैं, गुड फॉर यू, लेकिन ठीक है, मैं अपने कोर्सेज में और सब तरीके से कोशिश करता हूं कि इस तरीके से आप सीखो कि फुल प्रूफ हो, कुछ गलती का आपके पीछे गुंजाइश बचे ही ना, है ना। चलिए लास्ट में 3-4 एरर्स मिलेंगी, 3 कॉन्सेप्ट, 4 आपने जो सीखे। कंप्लेंट देख लेना, अगेंस्ट कब लगेगा, रेज राइज को देख लेना, हाउ का इस्तेमाल कैसे होगा। चारों चीज़ों पे आपको एरर्स मिलेंगी। आंसर डाल दिए फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले, मेरे आंसर से अपने को चेक करना और जरूर से मुझे बताना। कल की क्लास में आपसे एडिटोरियल के साथ मुलाकात होगी। अंटिल देन